ये एक सर्वे भी आया था, इसमें भी मैं काफी टीवी पे वगैरह पे था, तो ये भाई इंडिया में रिसेशन आने का चांस 0% है। ₹1 के असासे हैं बहुत बड़े, और यही आपका आखिरी असासा है। अब आपने सड़कें भी गिरवी रख दी और इमारतें भी सरकारी गिरवी रख दी, आखिर में कुछ ही असासे बचे हैं। नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम बात करने वाले हैं ब्लूमबर्ग की एक रिपोर्ट के बारे में। तो दोस्तों, ब्लूमबर्ग ने एक रिपोर्ट प्रकाशित किया है जिसमें उन्होंने कहा है कि भारत में जो रिसेशन आने की चांसेस है वो 0% है, जबकि श्रीलंका में 85% है और चाइना और पाकिस्तान में 20% है। भारत सरकार और आरबीआई के कड़े कदमों के कारण ही भारत रिसेशन से बच रहा है, जबकि पूरा दुनिया रिसेशन के चपेट में आ रही है। दोस्तों, मैं आपको बता देना चाहता हूँ, जब भी किसी देश में रिसेशन या मंदी आती है तो उस देश की अर्थव्यवस्था हिल जाती है। तक जितने भी पार्ट्स पुर्जे होते हैं सारे चीज़ महंगे हो जाते हैं और इसका बोझ उस देश आर्थिक रूप से सबसे कमजोर वर्ग पे पड़ती है और लंबे समय के लिए उस देश की अर्थव्यवस्था खराब हो जाती है, जो कि आप पाकिस्तान और श्रीलंका केस में देख रहे होंगे। और वहीं आपको बता देना चाहता हूं दोस्तों, हाल ही में चाइना से एक न्यूज आई है जिसमें चाइना ने अपने बैंकों को बचाने के लिए रोड पे टैंक तो उतार दिया है अपने जनता से बचाने के लिए। तो चलिए दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ते हैं और वीडियो में देखते हैं कि पाकिस्तानी जर्नलिस्ट इस विषय में और क्या क्या डिस्कशन कर रहे हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करूँगा कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो लाइक करें, वीडियो शेयर करें और अपना फीडबैक कमेंट के रूप में दें। धन्यवाद। मुझे कल ये एक सर्वे भी आया था, इसमें भी मैं काफी टीवी पे वगैरह पे था, तो ये भाई इंडिया में रिसेशन आने का चांस 0% है। तो अब हमारे अपोजिशन वाले कहते हैं भाई ये कैसे, ये सर्वे गलत है। ठीक है, अपोजिशन तो सिर्फ अपोज करती है ना, उनको मतलब नहीं है सच क्या झूठ क्या, कह रहे ये सर्वे गलत है। अगर आज एक सर्वे आ जाए वो बोले इंडिया में रिसेशन आएगा, बोले देखो वो लल्लू लाल एंड कंपनी इंग्लैंड ने ये सर्वे छापा, अब तुम्हारे यहाँ रिसेशन आएगा। अब फिर मैं आपको चलिए कुछ फैक्ट्स जीरो कैसे सर, जीरो कैसे? मैं बिल्कुल, ये आपने बहुत अच्छा सवाल पूछा, मैं आपको कुछ फैक्ट्स दे देता हूँ। ये थोड़ा टेक्निकल हो जाएगा, 2-3 मिनट में मैं प्रिसाइसली इसको कंप्रेस करके समझाने की कोशिश करूंगा। अभी आरजू जी, सबसे पहले हमारे पास जो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व है $588 बिलियन है, विच इज 3rd हाईएस्ट इन द वर्ल्ड। ठीक है जी। दूसरी बात, अभी जो हमारा इन्फ्लेशन देखेंगे 7% के आसपास है। अभी यूएस में इन्फ्लेशन का डाटा रिलीज हुआ था 9.1%, हाईएस्ट इन 41 ईयर्स। 41 साल में वो सबसे हाईएस्ट इन्फ्लेशन है यूएस में। उनके बैंकों ने 1% इंटरेस्ट बढ़ाया, मतलब वहां ऑलमोस्ट इंटरेस्ट डबल हो गया, वहां इंटरेस्ट बहुत कम होता है। 1% इंटरेस्ट बढ़ाने का मतलब है, मतलब तूफान आ गया वहां पे। कनाडा में 1% इंटरेस्ट बढ़ा। अच्छा, तब मैंने देखा था न्यूजीलैंड में ½ % इंटरेस्ट बढ़ा, तो कल मुझे समझ नहीं आता न्यूजीलैंड वालों ने क्यों बढ़ाया। अब समझ आया कि न्यूजीलैंड वालों ने क्यों बढ़ाया। हमारे यहाँ कोई इंटरेस्ट रेट में चेंज नहीं। अगर आप देखेंगे हमारा इन्फ्लेशन ओवरऑल एशियन एवरेज, आप पाकिस्तान की बात करें तो 27 से 34% का इन्फ्लेशन है, हमारा इन्फ्लेशन अभी एशियन एवरेज से कम है। अब मैं इकोनॉमिक आउटलुक की बात करता हूँ, हमारा जीडीपी का ग्रोथ 8.5% है। अब आते हैं आरजूजी यूरोपियन यूनियन पे, और अगर आपको याद होगा मैंने शायद 2-3 महीने पहले आपके शो पे प्रेडिक्ट किया था चैनल्स में, मैंने कहा एक क्वार्टर में अगर एशियन यूक्रेनी लड़ाई नहीं रुकती यूरोप में रिसेशन आएगा। यूरोप में रिसेशन की बातें हो रही है, ये मैं प्रेडिक्ट कर चुका 3 महीने पहले आपको याद। और मैंने तब आपको बताया था यूरोप का आउटलुक जो है 2.5% के आसपास आएगा। यूरोप का इकोनॉमिक आउटलुक 2.6%, अब 2.3 की कोई बातें कर रहा है, 2.6 2.3, अगले साल 1.3%। जर्मनी में द कॉस्ट ऑफ एनर्जी विल गो 3 times नेक्स्ट ईयर। रशिया गैस पाइपलाइन बंद कर चुका है। ये रही यूरोप की बात। अब आते हैं यूएस में। यूएस में अभी जो है ये करीब 2.3% है अभी जीडीपी ग्रोथ। नेक्स्ट ईयर 1.3 to 1.6%। चाइना 3.6%, अगले साल का आंकड़ा ही नहीं है। अब भी 80 करोड़ लोग कोविड के नाम पे बंद है। हमारा 8.5%, अगले साल 6.5 to 7.5%। ठीक है, फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व की बात होगी, इन्फ्लेशन की बात होगी। अब आप इन्फ्लेशन पाकिस्तान से कंपेयर करिए, टर्की में करीब 45% है, 73% तक पहुंच गई थी। इन्फ्लेशन यूरोपियन मार्केट्स में भी ऑल टाइम हाई है, अभी करीब 6-7% है। अगर आप करेंसी डिवैल्यूएशन की बात करें, पूरे पिछले टाइम एशिया में हर करेंसी 8.5 से 9% नीचे गई है। इंडियन रुपी इज द ओनली करेंसी जो करीब 7% डॉलर के अगेंस्ट नीचे गई। पहली इन्फ्लेशन नहीं है, अनएम्प्लॉयमेंट रेट हमारा 6-7% के आसपास है, इन्फ्लेशन कंट्रोल्ड है, फॉरेन एक्सचेंज कंट्रोल्ड है, इकोनॉमिक आउटलुक की बात की मैंने। और यहाँ मैं एक और इम्पोर्टेंट चीज लाना चाहता था कि जो मेन चीज आती है, ये हो क्यों रहा है, 2 चीजें होती है, फूड और फ्यूल। कॉस्ट ऑफ लिविंग डिपेंड्स ऑन दैट। हमारा फूड वर्ल्ड ओवर टुडे इज एक्सपेंसिव बाय 42% एंड फ्यूल इज एक्सपेंसिव बाय 55%। फूड और फ्यूल।
अब आप फूड की बात करें, हमारे पास इतना खाना है, इतना वीट है कि हम पूरे दुनिया को खिला सकते हैं, अपने लिए तो 2-5 साल का है। हमारे पास फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व इतना अर्जु जी, अगर 10 से 12 महीने एक नया पैसा नहीं आएगा तब भी हम सरवाइव कर लेंगे। एक नया पैसा नहीं आएगा जो संभव नहीं है। हमारे एक्सपोर्ट्स ऑल टाइम हाथ में 60 एफडीआई यहाँ आया लास्ट ईयर में $83 बिलियन, विच इज हाईएस्ट इन द वर्ल्ड। स्टार्टअप्स को मिला $36 बिलियन, विच इज हाईएस्ट इन द वर्ल्ड। स्टार्टअप 1600 से 72,000 हो गए, 100 से ज्यादा यूनिकॉर्न हो गए, 3 डेकाथलॉन हो गए और 10 इन मेकिंग। ये मैं आपको एक बड़ी इकोनॉमिक आउटलुक की बात कर रहा हूँ। अब रही फ्यूल की बात, हमने जो रशिया से तेल लिया, हमने $1 में $30 से $35 बचाए एक बैरल में, और दैट हैज सेव्ड अस बिलियंस ऑफ डॉलर्स ऑफ रुपीस। और इस सब में हमने एक मास्टर स्ट्रोक चला, जिसमें दुनिया की बहुत नजर नहीं गई, दुनिया वालों ने देखा नहीं उसको। वो मास्टर स्ट्रोक ये था अर्जुन जी कि हमने रुपी ट्रेडिंग शुरू कर दी। अभी 18 से 24 कंट्रियों में रुपी एज अ करेंसी चलती है। हमने चुपचाप बिना कुछ हौल हंगामा किए रुपी की ट्रेडिंग शुरू कर ली। रुपी की ट्रेडिंग का मतलब अब मैं रशिया को रुपयों में पैसा दे सकते हैं, कतार में रुपी चल रहा है, यूएई में रुपी चल रहा है, श्रीलंका को अगर क्रेडिट लाइन देनी है डॉलर में देने की जरूरत नहीं है, रुपयों में दे सकते हैं। ईरान से अगर तेल खरीदना, अब डॉलर की जरूरत नहीं है, अब हम रुपयों में तेल खरीद सकते हैं ईरान से। तो ये जो रुपी ट्रेडिंग हमने कर ली, इससे हमारा फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व बचता है। हमें हर जगह फॉरेन एक्सचेंज की जरूरत नहीं, और धीरे धीरे एक रुपी को हमने इंटरनेशनल करेंसी बनाया। अब आरजू जी आप ही देखिए, अगर कल को ये रुपी 50 कंट्रियों में चलने लगी, 200 प्लस कंट्रियां है जो मैटर करती है, 50 कंट्री है जो मैटर करती है इकोनॉमी वाइज, अगर वहां इंडियन रुपी चल जाता है, इंडियन रुपी इज अ ग्लोबल करेंसी। जो चाइनीज युआन जिंदगी भर नहीं कर पाया, हमने वो गेम 2 महीने में करके दिखा दिया। और इस सब पैंडेमिक के होते हुए हमने 80 करोड़ लोगों को खाना दिया 2 साल तक। हमने 200 करोड़ वैक्सीन भी लगाई है, राइट। ये सब भी चलता रहा। हमने राफेल भी खरीदा, आखिरी राफेल भी आ गया। हम चिनूक अपाची भी खरीद रहे हैं, चाइना को भी जवाब दे रहे हैं। और चाइना के बैंकों में रूरल एटीएम में पैसा नहीं है, वहाँ रूरल लोग जनता को पैसा नहीं मिल रहा। ये आपने देखा होगा। आपने हल्की फुल्की इसके ऊपर गुफ्तगू की थी। ओजीडीसी, ये बिजली घर, अपना CNLG, अपना बहुत सारे अदारे हैं, सिंध गैस, बहुत से, ये खरबों रुपए के असासे हैं, बहुत बड़े। और यही आपका आखिरी असासा है। अब आपने सड़कें भी गिरवी रख दी और इमारतें भी सरकारी गिरवी रख दी, आखिर में कुछ PTCL भी बेच दिया। जो इतना PTCL एक वक्त था कि $17 बिलियन में बिक सकता था, और ये कुल लोन था पाकिस्तान को। पाकिस्तान कर्जों से आज़ाद ही हो जाता हमेशा हमेशा के लिए। तो उसके बाद उस वक्त लोगों ने करने नहीं दिया, फिर उसके बाद बहुत कम कीमत पे बेचा, वो भी पूरे पैसे नहीं मिले। बल्लौकी के अलावा यही है वो तमाम इदारे आनून साहब जिनको बेच के कुछ पैसे कमाए जा सकते हैं। कुछ भी बेच सकते हैं, ये हर चीज बेच सकते हैं। अव्वल तो इन अदारों के बनने में बेपनाह करप्शन हुई। नीलम झेलम तो जब बन रहा था उस वक्त लोग रो रहे थे, तो इसमें घपले हो रहे हैं। देखिए चीनी कंपनियां बिल्कुल नाकाबिल एतबार है। चीनी हुकूमत अलग है, चीनी कंपनी अलग है, वो कारोबारी अदारे हैं। वो 3-4 गुना तक वो पैसे बनाने की कोशिश करते। हम चीन गए थे तो उन्होंने कहा हमने पाकिस्तान का इसलिए रुख किया, बिजली कंपनी जो थी, कि मुनाफा बहुत था पाकिस्तान।